नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। अगर मैं आपसे पूछूं कि टेलीग्राम क्या है तो शायद आपका जवाब होगा एक मैसेजिंग ऐप। कोई कहेगा कि यह न्यूज़ अपडेट लेता हूं, कोई कहेगा कि पढ़ाई से जुड़े ग्रुप्स का हिस्सा है, कोई किसी के लिए यह सिर्फ व्हाट्सएप का एक विकल्प है। लेकिन जून 2026 में टेलीग्राम एक बार फिर से राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आ गया। वजह है भारत सरकार का वह फैसला जिसके तहत नीट री एग्ज़ाम से ठीक पहले टेलीग्राम को अस्थायी रूप से बैन कर दिया गया। यह प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा और इसके पीछे तर्क दिया गया है कि परीक्षा से पहले किसी भी तरह के पेपर लीक या गलत सूचना के प्रसार को रोका जा सकेगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एक मैसेजिंग ऐप को बैन करने की नौबत क्यों आई? क्या टेलीग्राम वास्तव में समस्या है या फिर यह इंटरनेट के बड़े और जटिल इकोसिस्टम की एक झलक भर है? पिछले कुछ वर्षों में भारत में हुई कई बड़ी परीक्षा विवादों की जांच में एक नाम बार बार सामने आया है, टेलीग्राम। चाहे 2024 का नीट विवाद हो या 2026 की परीक्षा से जुड़ी आशंकाएं, जांच एजेंसियों को ऐसे संकेत मिले कि प्रश्न पत्रों के स्क्रीनशॉट, पीडीएफ और कथित लीक सामग्री के प्रसार में टेलीग्राम चैनलों और ग्रुप्स का इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने केंद्र सरकार से इस प्लेटफॉर्म पर अस्थायी रोक लगाने की मांग की। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईटी एक्ट 2000 की धारा 69A के तहत कार्रवाई करते हुए टेलीग्राम को सीमित अवधि के लिए ब्लॉक कर दिया। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि आखिर टेलीग्राम में ऐसा क्या है जो बाकी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से अलग बनता है। टेलीग्राम का सबसे बड़ा आकर्षण उसका स्केल है। जहां अधिकांश मैसेजिंग ऐप्स में ग्रुप्स की एक सीमा होती है, वहीं टेलीग्राम पर लाखों लोगों तक एक ही चैनल के जरिए पहुंच बनाई जा सकती है। इसका मतलब है कि कोई भी जानकारी सही हो या गलत, कुछ ही सेकंड्स में विशाल लोगों के तक पहुंचाई जा सकती है। यही क्षमता इसे एक शक्तिशाली कम्युनिकेशन टूल बनाती है, लेकिन यही क्षमता गलत हाथों में जाकर चुनौती बन जाती है। टेलीग्राम की दूसरी बड़ी विशेषता है इसकी प्राइवेसी और पहचान छिपाने की सुविधा। यहाँ कोई व्यक्ति केवल यूजर नेम के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकता है। कई मामलों में मोबाइल नंबर सार्वजनिक नहीं होता और वास्तविक पहचान तक पहुँच पाना भी आसान नहीं होता। इसके अलावा सीक्रेट चैट्स जैसी सुविधाएं भी मौजूद है, जहां संदेशों को एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के जरिए सुरक्षित रखा जाता है। ऐसे में अगर कोई अवैध गतिविधि करने वाला व्यक्ति इन फीचर्स का इस्तेमाल करता है तो उसकी पहचान तक पहुंचना जांच एजेंसियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। एक और फीचर जिसने हाल के विवादों में बड़ी भूमिका निभाई वह है मैसेज एडिट करने की सुविधा। सामान्य तौर पर लोग इसे उपयोगी फीचर मानते हैं क्योंकि इससे टाइपिंग की गलतियां सुधारी जा सकती हैं, लेकिन आरोप यह है कि कुछ चैनल्स एडमिन्स ने इसे फीचर का दुरुपयोग किया। कथित तौर पर परीक्षा खत्म होने के बाद पुराने सामान्य संदेशों को एडिट करके वहां प्रश्न पत्रों की पीडीएफ अपलोड कर दी गई और फिर स्क्रीनशॉट्स के जरिए यह दावा किया गया कि पेपर परीक्षा से पहले ही लीक हो चुका था। इस तरह की गतिविधियों ने भ्रम फैलाने के साथ साथ जांच प्रक्रिया को भी जटिल बना दिया। टेलीग्राम की एक और खासियत है बड़ी फाइलें शेयर करने की क्षमता। प्लेटफॉर्म पर बिना किसी विशेष परेशानी के 2 जीबी तक की फाइलें साझा की जा सकती हैं। यह सुविधा छात्रों, प्रोफेशनल्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए उपयोगी हो सकती है, लेकिन इसी का इस्तेमाल कथित तौर पर प्रश्न पत्रों, वीडियो और अन्य संवेदनशील सामग्री को तेज़ी से प्रसारित करने में भी किया जाता है। यही कारण है कि जांच एजेंसियां लंबे समय से इस फीचर को लेकर चिंतित रही हैं। हालांकि ये कहना गलत होगा कि टेलीग्राम कोई कार्रवाई नहीं करता है। कंपनी लगातार चैनलों और अकाउंट्स पर निगरानी रखने का दावा करती है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार टेलीग्राम ने 2025 में करोड़ों चैनलों और अकाउंट्स पर कार्रवाई की थी और 2026 में भी रोजाना हटाए जाने वाले चैनलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिला है। लेकिन सरकार और जांच एजेंसियों का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में मौजूद चैनलों और यूजर्स के बीच निगरानी की मौजूदा व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। उनका तर्क है कि जब तक प्लेटफॉर्म के संरचना में कुछ बदलाव नहीं होते तब तक इस तरह की घटनाओं को पूरी तरीके से रोकना
मुश्किल होगा। यहीं पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप की तुलना भी सामने आ जाती है। सरकार के कुछ अधिकारियों का मानना है कि व्हाट्सएप भारतीय नियमों के अनुरूप अधिक जवाबदेही दिखाता है। वहाँ मोबाइल नंबर आधारित पहचान, सीमित ग्रुप साइज और स्थानीय स्तर पर समन्वयन की व्यवस्था मौजूद है। दूसरी ओर टेलीग्राम का मॉडल अधिक खुला है, वैश्विक है, जहाँ पहचान छिपाने और बड़े पैमाने पर प्रसारण की सुविधा ज़्यादा व्यापक है। यही वजह है कि दोनों प्लेटफॉर्म्स को लेकर नियामक दृष्टिकोण भी अलग दिखाई देते हैं। इस पूरे विवाद में नया मोड़ तब आया जब टेलीग्राम के संस्थापक और सीईओ पावेल डुरोफ ने सरकार के फैसले पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि अस्थायी प्रतिबंध ने उन करोड़ों वैध उपयोगकर्ताओं को नुकसान पहुंचा रहा है जो प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल शिक्षा, व्यवसाय और संवाद के लिए करते हैं। डुरोफ का तर्क है कि यदि कुछ लोग गलत काम कर रहे हैं तो वे किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर भी जा सकते हैं। ऐसे में केवल टेलीग्राम को बैन करने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाएं केवल एक प्लेटफॉर्म की वजह से नहीं होती, बल्कि यह एक व्यापक डिजिटल और प्रशासनिक चुनौती भी है। इस बीच टेलीग्राम ने केंद्र सरकार के फैसले को अदालत में चुनौती देने का फैसला किया है। कंपनी का कहना है कि अस्थायी प्रतिबंध का असर लाखों वैध उपयोगकर्ताओं पर पड़ सकता है और इस फैसले की न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए। मामला दिल्ली कोर्ट के सामने है, जहां इस पर कानूनी बहस जारी है। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए किसी भी संभावित जोखिम को रोकने के लिए कदम उठाना जरूरी था। तो आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।